हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एग्जाम होपफुली जहां तक लग रहा है जुलाई के लास्ट या अगस्त में होगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, या इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास, तो अगर शोर वगैरह आ रहा हो थोड़ा इग्नोर करना। कोशिश तो यही है कि नहीं आए, फिर भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख सकते उस पर। लेट्स बिगिन। हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का ये पहला ओम आकार का मंदिर है और इसका अभी उद्घाटन किया गया है जॉर्डन में। जॉर्डन कहाँ पे है? जॉर्डन है ये पाली जिले में है, पाली डिस्ट्रिक्ट में। और पाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, नागौर, पाली, उस एरिया में ये पाली जिला है। उसमें जॉर्डन है, वहां पे किया गया है। लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ है, पूरा काफी बड़ा है। और जो एंशियंट स्टाइल है नागर शैली, उसमें ये बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है, एक तो ये पहला है जो ओम आकार का है, दूसरा जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो इसमें है। लगभग 135 फीट की हाइट है इसकी, काफी चर्चा में है। अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला के पार है? अटल सुरंग किस हिमालयन रेंज के अक्रॉस है? तो देखिए, अटल सुरंग है, अटल टनल, ये कनेक्ट करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है मनाली टू जो लाहौल स्पीति वैली है, लाहौल स्पीति वैली, उसको कनेक्ट करता है मनाली से और लाहौल स्पीति को। लगभग ये है 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। किसने बनाया है? ये BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके बनने से 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मनाली टू लेह। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि जो ट्रेवल टाइम है वो 5 घंटे के आसपास कम हो जाता है इन दोनों के बीच का। और स्ट्रेटेजिकली भी देखा जाए तो ये एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है आर्म फोर्सेज के लिए लद्दाख पहुंचने में। ये पूर्वी पीर पंजाल रेंज है, उसका पार्ट है। अटल टनल इज अक्रॉस ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। इनसेट 3D सैटेलाइट मैप है। इनसेट 3D उपग्रह मानचित्र का उपयोग उत्तर भारत में क्यों किया गया है? इनसेट 3D सैटेलाइट मैप ये काफी चर्चा में है क्योंकि इनका काफी यूज किया जा रहा है फॉग के लिए। जो कोहरा है, घना कोहरा, उसके लिए यूज लिया जाता है इनका इनसेट 3D सैटेलाइट मैप का। स्पेशली नदर्न इंडिया में जहां ज्यादा फॉग रहता है वहां पे इसका यूज लिया जाता है। हिमालय के किस भाग में करेवा भूआकृति मिला है? करेवा भूआकृति हिमालय के किस भाग में है? करेवा क्या है? लैंडफॉर्म है एक, जो एक सक्सेशन ऑफ प्लेट्यू है। और ये कहां पे है? ये प्लेन रीजन है, उसके ऊपर का एरिया है। देखिए, जो आपने पढ़ा होगा झेलम रिवर, झेलम और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम और उसकी सहायक नदियां, उनके ऊपर का जो एरिया है वो है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय झेलम नदी का ऊपर का एरिया है। झेलम रिवर का एरिया है वो प्लेन एरिया है, और उसके ऊपर का एरिया है वो कश्मीर हिमालय है। वहां पे ये लैंडफॉर्म जो बनता है उसको करेवा कहते हैं। लोकल भाषा में उसको वूर भी कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। केसर, करेवा, ये कश्मीर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मार्तंडे सूर्य मंदिर है, उसका पूछ लिया जाता है। आपको ये करवा दिए जाएंगे सारे, आप निश्चिंत रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही से मैच नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट मैच है, गलत मैच कौन सा कर रहा है? चांगला है,
चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। ये माउंटेन पास हैं, दर्रे कहते हैं इनको, माउंटेन पास। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, सेला पास है ये उत्तराखंड में नहीं है, सेला पास अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा जो चांगला है, ये अभी जैसे हो सकता है वापस से कश्मीर को स्टेट बनाए, फुल स्टेट का दर्जा मिले तो ये इसमें आए, लेकिन अभी प्रेजेंट का बात करें, प्रेजेंट की कंडीशन में अभी जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो चांगला पास है, चांगला दर्रा, ये भी यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है उसका हिस्सा है। रोहतांग हिमाचल में, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में ही है। पालघाट किसके बीच स्थित है? यहां से भी पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके, पालघाट, थालघाट या भोरघाट, ये तीनों आपको पता होने चाहिए कि किस किस के बीच में स्थित है। ये जो वेस्टर्न घाट है उसमें आते हैं जनरली, ये नीलगिरी और अन्नाईमलाई की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में है पालघाट। पालघाट जो पास है उसके नदन साइड में देखेंगे आप तो नीलगिरी हिल्स है, और इसके साउथ में देखेंगे दक्षिण में तो अन्नामलाई की हिल्स है, और बीच में है पालघाट पास केरला में। शोध प्रक्रिया के किस चरण में पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए डेटा को व्यवस्थित और संक्षेपित करना शामिल है? ये इस प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपका पूरा सिलेबस ही कवर किया जाता है, अगर फुल लेंथ टेस्ट है तो पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है, अदरवाइज आपको इसमें करंट अफेयर्स का भी अलग टेस्ट देखने को मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री के भी कई टेस्ट देखने को मिलेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईसीटी, रिसर्च, एप्टीट्यूड, इनके सबके आपको अलग अलग टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको काफी करवाए जाएंगे। मिनिमम 50 टेस्ट मिलते हैं इसमें। लास्ट टाइम है जो इससे पहले वाले बैच में 69 टेस्ट करवाए जा चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं टेस्ट सीरीज तो 69 टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। इससे पहले जो टेस्ट करवाए थे उसमें भी लगभग 75 प्लस करवाए थे, और आपको अगर जैसे एनसी ये मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपके एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग करवाया हुआ है, सारे चैनल पे अवेलेबल हैं। लगभग 200 प्लस वीडियोज अवेलेबल हैं चैनल पे, यूपीएचएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिएगा, अदरवाइज ये फिर से करवा देंगे आपको। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में आयोजित हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन है ये दिल्ली में आयोजित हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। गांधी को लगता था कि ये एक सुनहरा अवसर है जब हिंदू मुस्लिम एकता को बनाया जा सकता है, बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे यहाँ के वो ब्रिटिशर्स से नाराज थे। किस लिए नाराज थे? ब्रिटिशर्स का जो तुर्की के प्रति रवैया था उसको लेके नाराज थे, इसलिए ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। जो अली ब्रदर्स थे, अली बंधु, उन्होंने की थी। वो थे असरत मोहानी और अजमल खां, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसको लीड किया था महात्मा गांधी ने। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह सम्मेलन नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। एक क्वेश्चन वायसराय का भी आता है आपके एग्जाम में, लॉर्ड वेवल निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारत के वायसराय थे? ये वायसराय थे, इनके टाइम पे कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 1946 में। और इस मिशन का क्या पर्पज क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भारत की स्वतंत्रता के दौरान जो पावर ट्रांसफर हो वो इजीली हो, सुगम तरीके से हो, इसीलिए कैबिनेट मिशन बनाया गया था कि पावर ट्रांसफर, जो भारत की स्वतंत्रता है उसके टाइम पे जो पावर ट्रांसफर होगा, शक्तियों का स्थानांतरण होगा, वो सुगम बनाया जाए, इसीलिए ये कैबिनेट मिशन गठित किया गया था। भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा कर्नाटक में नहीं है, टोडा
ये तमिलनाडु की ट्राइब है। ये देखिए जनजाति है सभी, और ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है। तो भोटिया जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश में है। अगर लेटेस्ट जो सेंसस हुआ था, जनगणना, उसकी बात करें तो अराउंड 5000 के अराउंड भोटिया जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ये 5196 है। खासी की बात करें तो ये मेघालय में काफी पाई जाती है, 14,11,775 है इसकी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। संथाल की बात करें तो संथाल झारखंड में है, ये ट्राइब काफी है, इसका 27,54,723 इसकी टोटल जनसंख्या है। तमिलनाडु में जो टोडा है ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग अराउंड 2000 है, 2002। एक क्वेश्चन ट्राइब का आता है आपके एग्जाम में। पिछली बार एक साउथ अफ्रीका की ट्राइब थी, वो क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से ही आया था। टेस्ट सीरीज से पिछली बार 16 से और 24 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से पूछे गए हैं। किसी शिफ्ट में 16 तो किसी में 24 तक भी पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? संगम स्थल एक पिछली बार एक क्वेश्चन ये भी, इसका भी पूछा गया था। तो देखिए ये पंचप्रयाग है, और यहां से क्वेश्चन आएगा किसी भी तरीके से आए, चाहे आपको रिवर का पूछ लिया जाए या प्रयाग का पूछ लिया जाएगा कि इस प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम है, या फिर इन दो नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है। तो ये पंचप्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस इसमें है धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा है। दूसरा जो आता है नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग में भी अलकनंदा प्लस नंदाकिनी रिवर है। इसके बाद में आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस ये साथ में पिंडर रिवर है। चौथा देखे तो रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रिवर है। इसके बाद में देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। देखिए गंगा एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सभी जानते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? जो गोमुख है, गोमुख के पास में उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड, वहां से गंगा ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री ग्लेशियर के पास से ये ओरिजिनेट होता है इसका। लेकिन यहाँ पे इसको भागीरथी कहते हैं। और जब ये जो लेसर हिमालय है उसको पार करके आती है, और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद में इसको गंगा कहा जाता है। तो देवप्रयाग से गंगा नाम है इसका। अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है और उसके बाद में जो रिवर आगे बहती है उसको गंगा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इनको आप अच्छे से सीरियसली याद कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी है जो देवप्रयाग में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी रिवर है जो डज नॉट फ्लो फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? सो गंडक रिवर है, ये उत्तर प्रदेश से फ्लो नहीं करती है, क्योंकि ये रिवर एंटर करती है बिहार आफ्टर लिविंग नेपाल एंड जॉइन द गंगा नियर सोनपुर पटना। बाकी की जो सोन, हिंडन और शारदा रिवर है, ये दीज रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। गंडक रिवर है, ये उत्तर प्रदेश से फ्लो नहीं करती है। गंडक रिवर का ये भी ध्यान रखना आपको, ये गंगा में कहा मिलती है? सोनपुर पटना। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी, और जिन्ना इसके एक प्रमुख नेताओं में से थे। शुरू में जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी उसका पर्पज था जो मुस्लिम्स हैं उनके राइट्स के लिए लड़ना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, इसलिए मुस्लिम लीग को बनाया गया था। लेकिन बाद में है जो जिन्ना ने इसमें ये अलग से देश की मांग शुरू कर दी थी। और ये जो नारा है, यहां पे नारा लग रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जिन्ना का नारा था पहले बंटवारा करो और फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो।
तो यही हुआ, पहले बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना और उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। ये किस अधिवेशन में हुआ था? ये कराची अधिवेशन हुआ था 1943 में। लियो वराडकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये काफी चर्चा में है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप इसको पर्सन इन द न्यूज से भी जोड़ के देख सकते हैं या नेशनल इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। आप हमारे सिलेबस में पर्सन इन न्यूज भी है, वहां से भी ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अचानक से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री पद से बल्कि पार्टी से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी से भी। और इससे पूरा आयरलैंड शॉक में रह गया कि पार्टी और पद दोनों कैसे छोड़ दिया। और उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लियो वराडकर है, ये भारतीय मूल के थे, ये भारतीय मूल के थे प्रधानमंत्री आयरलैंड में। ए आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के ट्राई जंक्शन पे स्थित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है जो भारत में पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैली हुई है। और नीलगिरी हिल्स है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का भी जंक्शन है। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी यहीं मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियां हैं, उनकी सबसे ऊंची हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो ये डोडा बेटा है, 2637 मीटर डोडा बेटा की हाइट है, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ये ध्यान रखना। दूसरा, कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमलाई जो हिल्स है, अनामलाई हिल्स, उसमें आती है अनाईमुडी। अनाईमुडी सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये कितना है इसका हाइट? 2695 मीटर। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो बताया जा रहा है, क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो अगर उस टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर देंगे। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट यही टारगेट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? उन राज्यों की जो कैपिटल है, तो कौन सी कैपिटल कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? फिर कौन सी सिटी नजदीक है? ये आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। हालांकि हम इसको करवा देंगे जब आपको ये पढ़ाया जाएगा जब। और ये वैसे ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, जैसे मैंने बताया 200+ वीडियोज अवेलेबल है, उनमें अवेलेबल है, फिर भी करवा दिया जाएगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन पिछली बार भी आपके एग्जाम में आया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 49-15 सब में पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन। अगरतला की बात करते, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 23 डिग्री 30 मिनट ये नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है। ये इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए भी ये ध्यान रखना है। अगरतला है, अगरतला का क्या लैटिट्यूड है? अगरतला का लैटिट्यूड की बात करें तो 23.23 डिग्री और 50 नॉर्थ में है ये। गांधीनगर की बात करें तो 23 डिग्री 19 मिनट नॉर्थ में है। जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर है, ये 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ में है। और उज्जैन है 23 डिग्री 09 मिनट नॉर्थ में है। अब हम देख रहे हैं तो सबसे नजदीक कौन सा है? ये गांधीनगर 23.5 के सबसे नजदीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। एटलीस्ट जो 23.5 या 23 डिग्री पे है वो तो आप याद कर ही लीजिए।
निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है, कौन से मैच कर रही है ये पेयर है जो, और इन पेयर्स में से कितने पेयर सही से सुमेलित कर रहे हैं। ये प्लैनेट्स हैं, इधर इनके मून है, चंद्रमा, सैटर्न है, शनि। तो देखिए जो टाइटन है, टाइटन शनि का चंद्रमा है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा मून है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, और सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जहां पे आपको क्लाउड्स या फिर एक घना एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है टाइटन। अर्थ के अलावा, पृथ्वी के अलावा ये एक एकमात्र ऐसा पिंड है जिसकी जो सरफेस है उस पे लिक्विड मौजूद है। टाइटन की बात कर रहे हैं, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। बृहस्पति मीमांस, मीमांस है ये बृहस्पति का नहीं, ये शनि का ही मून है, शनि का ही चंद्रमा है मीमांस। यूरेनस, टाइटेनिया, ये सही है, टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सो फर्स्ट और थर्ड दो पेयर इसमें करेक्टली मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शोध डेटा के भंडारण और प्रबंधन के लिए सामान्यतः किस आईसीटी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। शोध डेटा का भंडारण और उसके मैनेजमेंट के लिए जिस आईसीटी उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। आईसीटी के कुछ करंट के क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी आपको करवाए जाएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था, ये 1866 में 9 मई 1866 को इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अभी जो प्रेजेंट में महाराष्ट्र है, उस टाइम पे जब इनका जन्म हुआ, जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था, उसमें एक गांव है कोटलुक गांव, वहां पे इनका जन्म हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, एक नरम दल एक गरम दल, तो ये नरम दल के नेता थे। कांग्रेस में 1889 में शामिल हुए थे ये। और कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में, वो अधिवेशन हुआ था बनारस अधिवेशन, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया है। देखिए अल्फ्रेड पार्क है, ये इलाहाबाद का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, और इसको यादगार बनाने हेतु के लिए इसका पार्क तो पहले से ही था, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से इसका निर्माण करवाया गया था 1970 में। और वो इसलिए करवाया था 1970 में क्योंकि राजकुमार अल्फ्रेड आए थे इलाहाबाद, और वो राजकुमार अल्फ्रेड के जो इलाहाबाद आगमन था उसको मेमोरेबल बनाने के लिए उस टाइम की गवर्नमेंट ने 1970 में इस पार्क को और निर्माण करवाया था। अभी प्रेजेंट में है जो इसका नाम चेंज करके, और जो महान रिवोल्यूशनरी रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके नाम पे रखा है चंद्रशेखर आजाद पार्क। और वो इसलिए रखा है क्योंकि 27 फरवरी 1931 को इसी अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, वो शहीद हुए थे इसी पार्क में। ए इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मायने रखता है राज्यसभा को लोकसभा से अधिक प्राथमिकता प्राप्त है। लोकसभा से ज्यादा प्राथमिकता राज्यसभा को प्राप्त है, ये इनमें से कौन सा पॉइंट, कौन सा ऑप्शन हमें ये बताता है। देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, इनका निर्माण सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। तो इससे पता चलता है कि राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा प्राथमिकता प्राप्त है। अदरवाइज जो महाभियोग है उसका प्रस्ताव इम्पीचमेंट का लोकसभा में भी किया जा सकता है। ये जनरल बिल, मनी बिल, ये सब लोकसभा, इससे पता नहीं चलता है, दोनों में कहीं भी आप इनको इनिशिएट कर सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दक्षिणी बिंदु कई बार पूछा जाता है आपसे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, ये 6 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ये पड़ता है
ये इंदिरा पॉइंट एक्चुअली एक विलेज है निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, और ये ग्रेट निकोबार जो तहसील है उसमें पड़ता है। और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन टेरिटरी का, पूरी इंडियन टेरिटरी जिसमें समुद्र मेनलैंड सब आ जाता है, उसकी बात करें तो उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। कई बार पूछा जाता है कि मेनलैंड का सदर्न पॉइंट कौन सा है। भारतीय मेनलैंड का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। आप कंफ्यूज मत होना, इसमें कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो आपसे पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, और भारतीय मेनलैंड का पूछा जाता है तो कन्याकुमारी। दूसरा इसके साथ और ये भी कर लेते हैं हम साथ में, नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो उत्तरी पॉइंट पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर के पास में और वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल है और ये लद्दाख में है, अभी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करें, वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो ये पड़ता है गोहार मोटी, ये गुजरात में है, गुजरात में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो किबिथु है, और किबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो उम्मीद है कि ये यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी। येलो सी किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? येलो सी, पीला सागर, ये कहाँ पे स्थित है? ये अभी चर्चा में है, प्लेस इन द न्यूज वगैरह, इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया गया है। इस तरीके के भी आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। येलो सी है, पीला सागर, इसको नदन सी के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी सागर के नाम से भी जानते हैं, इसको पीला सागर को उत्तरी सागर भी कहते हैं। जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, पश्चिमी प्रशांत महासागर, उसमें है ये, जो मेनली चाइना और कोरियन पेनिनसुला है उसके बीच में पड़ता है ये। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तरी कोरिया और चीन के बीच। मैप में एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको याद रहे। भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? कौन सा राज्य है जिसमें इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैप में कौन सा राज्य किस नॉर्थ ईस्ट के राज्य से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सा स्टेट है जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है, भूटान नेपाल भी देख लीजिएगा उनसे कौन शेयर कर रहा है, इधर पश्चिम बंगाल। ये मैप अच्छे से देखिएगा, अदरवाइज मैं करवा दूंगा, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि कौन सा स्टेट है जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा, इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण इसमें बांग्लादेश से सीमा लगती है, इसके 3 तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है। देखते हैं मैप मिल जाएगा तो उसको मैप में दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, ये है त्रिपुरा का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। इधर देखेंगे आप तो बांग्लादेश है एक साइड, इसके पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये पश्चिम साइड है, इधर बांग्लादेश है। इसके उत्तर में देखेंगे ऊपर तो भी बांग्लादेश है, पश्चिमी साइड में बांग्लादेश है, और इसके दक्षिण में भी बांग्लादेश है त्रिपुरा के। ये मैप में अच्छे से देखिएगा। जबकि इसके ईस्टर्न साइड में त्रिपुरा के पूर्व में क्या है? त्रिपुरा के पूर्व में पड़ता है आसाम और मिजोरम। तो ये हमें क्लियर हो गया, इसका आंसर आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के है, इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बांग्लादेश है, पूर्व में आसाम और मिजोरम है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप बिना लाइक किए कई बार देख के चले जाते हैं, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट रहिएगा आपका। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा एक देश में सबसे पुराना है? कौन सा देश में सबसे पुराना है?
ये पूछ रहा है कि हमारे यहाँ पे सबसे पुराना कौन सा फिजिकल रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है। इसमें देखिए जियोलॉजिकली कौन सा सबसे एंशिएंट है ये पूछा गया है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के मैदान, या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, या पूर्वी तटीय मैदान। हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय एक न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन है, जबकि जियोलॉजिकली बात करें तो जो पेनिनसुलर रीजन है इज द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिमालय से भी पुराना क्या है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर रीजन है, ये सबसे पुराना है। अस्त्र मिसाइल के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और कितने सही है, ऊपर जो दे रखे हैं उनमें से कितने कथन सही है ये हमें बताना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। अस्त्र मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे डिफेंस अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये डीआरडीओ ने विकसित और डिजाइन किया है, ये सही है। इसे लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI, तेजस और नौसेना का जो MiG-29 है उस पे तैनाती के लिए डेवलप किया है, ये बिल्कुल सही है। जो अस्त्र मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल है, इसको डीआरडीओ ने बनाया है। और ये जो फाइटर जेट हैं, फाइटर विमान, चाहे सुखोई 30 MKI हो, MiG-29 हो या तेजस हो, इसमें तैनात किया जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अब अस्त्र मिसाइल का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सही करना है। संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान सभा की जो जितनी भी कमेटी बनी थी उस टाइम, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसमें टोटल 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, वो इस प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, M माधवराव थे। और बाद में इन्होंने जो बाद में ली थी, हालांकि BL मित्र थे पहले, लेकिन BL मित्र की जगह फिर N माधवराव को बना दिया गया था। TT कृष्णमाचारी थे, और इन्होंने भी DP खेतान की जगह ली थी 1948 में। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके सदस्य कौन नहीं थे, तो ये 7 नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा चर्चा यही चल रही है, संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ये सब नाटक चल रहा है। डेटा प्रोसेसिंग में SAP का संक्षिप्त रूप क्या है? जो डेटा प्रोसेसिंग है, डाटा प्रोसेसिंग में SAP का संक्षिप्त रूप, ये SAP क्या है? तो SAP है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। कौन सी नदी गुरेज घाटी से होकर बहती है, जिससे यह क्षेत्र की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता बन जाती है? यह भी चर्चा में है काफी, इसीलिए क्वेश्चन करवाया गया है आपको। जो प्लेस चर्चा में है, गुरेज घाटी, इसको जरूर पढ़िएगा। ये कौन सी नदी से? तो गुरेज घाटी से होकर बहती है। ये किशनगंगा रिवर है, और ये इसको, इस पूरे रीजन को स्पेशल बनाती है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अनुसंधान रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में स्वीकार्य है? अनुसंधान रिपोर्ट है वो लिखने की जो व्यक्तिगत शैली है, किस अनुसंधान में स्वीकार्य है? ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ये सही है। प्रायोगिक अनुसंधान नहीं। प्रतिभागी अवलोकन आधारित अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, केस अध्ययन अनुसंधान,
ये सही है, तीनों ही सही है। अभी सीआरपीसी आईपीसी ये सब काफी जो पहले के थे वो चेंज कर दिए हैं, 3 नए अभी लागू हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसर्च वगैरह से। डी इसका करेक्ट आंसर है, ए, सी और ई। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।